हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत किया जा रहा है आपके इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल नील कमल कोचिंग क्लासेस में। यहाँ पर क्या हो रहा है, आराम से साहिल सर के मैथ्स के लेक्चर चल रहे हैं। क्लास 12th 10th 9th 11th की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यार, बात सुनो। थोड़ा सा सॉरी कि मैं मानता हूँ इस बात को कि रेगुलर बेसिस पे आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कुछ मतलब टाइमिंग का इशू होने की वजह से, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ लेक्चर्स नहीं मिल पा रहे थे। तो कोई बात नहीं, मेरे को आप लोगों की जिम्मेदारी याद रहती है, मुझे याद रहता है, मेरे बच्चे मेरे इंतजार कर रहे होंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बच्चों आप सभी एक बात जानते हैं, आप सभी एक बात जानते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है कैलकुलस वाला टॉपिक। कैलकुलस, कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है। क्लास 12th के लिए कैलकुलस जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास 12th में कैलकुलस नहीं पढ़ा, भैया आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ नहीं पढ़ा आपने। आपको मेरे साथ चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9, ये 5 चैप्टर्स हमारे कैलकुलस का पार्ट है, जिसमें हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना कि इस साल 35 मार्क्स का एग्जाम इसी में से ही है। 35 मार्क्स का एग्जाम आएगा इसमें से। तो क्या करना है, बिल्कुल चीजों को ध्यान से और अमेजिंग तरीके से समझना है, पढ़ना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आज जो भी चैप्टर है हमारा डिफरेंशिएशन एंड कॉन्टिन्यूटी, मतलब कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएशन पे जाऊंगा, डेरिवेटिव पे जाऊंगा, लॉगरिथम फंक्शन पे जाऊंगा, हर एक चीज पे मैं जाऊंगा। लेकिन आज की क्लास क्या है, आज है बेसिक्स, इंट्रोडक्शन का पार्ट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। अब कॉन्टिन्यूटी का मतलब ही अपने आप में क्या होता है, किसी चीज को लगातार करना, कॉन्टिन्यूस होना। तो आज हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है। चलिए देखते हैं जरा एक बार। देखिए बच्चों, एक बार देखिए, आपको मेरे साथ इस चैप्टर में क्या क्या कवर करना है। आपको कवर करना है मेरे साथ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। तो यहाँ पर जो क्लास 11th का लिमिट्स का जो टॉपिक था ना हमारा, क्या कुछ नया क्या दिया? अरे लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 13 पढ़ा था। उम्मीद है नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, चिंता वाली कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें दोबारा सिखाऊंगा। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूटी और लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, जैसे कि कंपोजिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, लॉगरिथम फंक्शन, लॉग वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्सपोनेंशियल वाले जो फंक्शंस हैं, सब कुछ हम आपको यहाँ समझाएंगे। और फिर हम आपको समझाएंगे जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस होते हैं वो क्या है। उसके साथ साथ इस चैप्टर के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो भी हम आपको कवर करेंगे। बट आपके लिए क्या जरूरी है, आपको कंटिन्यूटी जरूरी है। और सबसे पहले चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करो, तभी तो हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। देखिए, अब ये कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं। क्या मतलब है यहाँ पर, अगर मैं हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है, अगर एनसीईआरटी की बुक को हम ध्यान में देखें तो कुछ इस तरह की डेफिनेशन हमारे को बुक में मिलती है। लेकिन वही वाली बात है कि बुक की डेफिनेशन तो हमें समझ आती नहीं है, तो उसी को देखिए जरा एक बार। Continuity of the function state the characteristic of the function and its functional value। समझ नहीं आया, बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि था क्या है। चलिए सिंपल सी भाषा की बात करते हैं, एक सिंपल सी भाषा की बात करते हैं। मैंने ये कहा बेटा, अगर हम अपने ग्राफ पर कोई भी कर्व, किसी भी तरह का कर्व, पेन को बिना उठाए, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका मतलब वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। मतलब कहने का ये है, आपको फंक्शन ऐसे नहीं बनाना कि हम यहां से यहां तक गए, फिर रुक गए, फिर यहां से यहां चले गए। नहीं नहीं नहीं, मैं इसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं।
मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं कोई भी कर्व, कोई भी ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग अ पेन में बना सकता हूं तो उसका मतलब वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। नहीं समझ आई बात? तो एक बार समझेंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो, देखिए बेटा, देखिए बेटा, देखिए 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 क्या लिखा हुआ है, अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस। हम किसी भी फंक्शन को, फंक्शन का मतलब आपने याद है ना, y इक्वल टू एफ एक्स करके हम लोग पढ़ते थे, y इक्वल टू एफ एक्स करके फंक्शन होता था। हम किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तब कह सकते हैं इफ द कर्व हैज नो मिसिंग पॉइंट। अगर उस कर्व के अंदर ना तो कोई ब्रेक है या ना ही कोई मिसिंग पॉइंट है, तो ऐसी कंडीशन में हम उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं। लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि हम किस इंटरवल की बात कर रहे हैं, हम किस इंटरवल की बात कर रहे हैं, हम डोमेन की किस इंटरवल की, डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू, डोमेन का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, डोमेन का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक पर्टिकुलर गिवन इंटरवल में हमारा वो फंक्शन कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा, कहीं टूट तो नहीं रहा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूशन, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। आई एम सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, कॉन्टिन्यूअस ऑफ द फंक्शन। चलिए एक बार समझते हैं बात को, देखते हैं एक बार। बेटा आप लोगों के सामने ग्राफ दिखाई दे रहा है, देखिए आप देख पा रहे हैं ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, और बेटा ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। अब आप यहां पर देख पा रहे हो, अब यहां पर आप देख पा रहे हो बच्चे, ये जो कर्व है ये यहां से चला ऐसे ऐसे ऐसे। आप देखो, क्या मुझे इसको ड्रॉ करने में किसी भी तरह का पेन उठाना पड़ रहा है क्या? नहीं उठाना पड़ रहा ना, नहीं उठाना पड़ रहा ना। तो इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब अगर अब अगर अब अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं, मान लीजिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां बात कर रहा हूं, x इक्वल टू सी की बात कर रहा हूं, कोई आपको सी एक पॉइंट दिया हुआ है, तो इस पॉइंट पे मैंने चेक किया तो मेरा फंक्शन क्या ब्रेक हो रहा है? मेरा फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि अगर कोई भी फंक्शन किसी गिवन इंटरवल पर ब्रेक नहीं हो रहा, टूट नहीं रहा, तो उस फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। आई होप यहां तक आप लोगों को बात समझ आ गई। अब सवाल अगला ये उठता है बच्चे, अगली बात दिमाग में ये आती है आप लोगों के कि चलो सर आप तो मुझे पढ़ा रहे हो, मेरे को बात समझ आ गई कि ठीक है सर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऐसे होता है, लेकिन मैं कैसे चेक करूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है? तो सबसे पहले देखो बेटा, बात सुनो, क्लास 12 के अंदर जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, सब अपने आप में कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आप लोगों को क्या करने की जरूरत है कि सबसे पहले नोटबुक और पेन लेके बैठिए, और जितनी भी चीजें हैं स्क्रीनशॉट मत लो, हमारा काम ही पढ़ना है यार, इसके अलावा कुछ काम है क्या? पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है क्या तुम्हारे लिए? अभी आप अपना नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए और फटाफट से इसको लिखिए। हम स्टार्ट करते हैं 1 मिनट में आपका आगे का टॉपिक। मैं आप लोगों को 1 मिनट का ब्रेक देता हूँ, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो अभी के लिए, या इसको लिख लो, ठीक है? अब भी 1 मिनट में आया, बस मैं कहीं जाना नहीं। चलिए बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने आपसे कहा था कि हम चेक करना सीखेंगे कि किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक की जाती है। चलिए देखते हैं हम एक बार। देखिए बच्चों, पहले उससे पहले एक चीज देखो मेरे सामने, एक चीज देखो, मैंने आपको क्या लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। ग्राफ की मदद से, ग्राफ की मदद से मैंने आपके सामने यहाँ पर 2 केसेस दिए हुए हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि मेरा क्या मतलब था। मैंने आपसे बोला था कि अगर कोई भी ग्राफ में किसी तरह का ब्रेक नहीं है, किसी तरह का मिसिंग पॉइंट नहीं है, तो उसको हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं या डिसकॉन्टिन्यूअस। अब आप यहाँ देखो कि यहाँ पे केस 1 है और यहाँ पर केस 2 है। आपने यहाँ देखा कि ये कर्व क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स। आपने यहाँ देखा कि ये ऐसे बन रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, बिल्कुल आराम से बन रहा है। अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल, फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर इस इंटरवल पर भी मैं चेक करूं तो क्या ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है? ये फंक्शन बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ये फंक्शन क्या है? द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगले ही पल यहां ध्यान दीजिए कि जब ये फंक्शन यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, लेकिन जैसे ही ये यहां पर आया,
जब x की वैल्यू बराबर 5 आया तो ये फंक्शन ब्रेक हो गया। आप चेक कर लो, ये फंक्शन ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। यहाँ तक बात समझ, बिल्कुल समझ आ गई होगी, मुझे पता है कि मेरे बच्चे इतने समझदार हैं, उनको बड़े आराम से समझ आ गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए इसमें तो कुछ लिखने वाली बात नहीं है ना, ठीक है। अच्छा गाइस, अगर मेरी आवाज वगैरह कभी ब्रेक हो जाती है या कुछ भी होता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख दिया करिए, कि ताकि मुझे याद रहे कि मेरी आवाज वगैरह में कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हम सीखेंगे कि हाउ टू चेक अ कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को कैसे चेक किया जाता है। देखिए जरा एक बार, देखिए बेटा, हमारे पास किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए बेसिकली 3 मेथड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन बाय डिटरमाइनिंग द ग्राफ, ग्राफ की मदद से, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, जो क्लास 11th में हमने पढ़ा था, जो कि इस साल हम दोबारा से पढ़ेंगे, और बाय द अलजेब्रा ऑफ क्वांटिटी, बाय द अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब एक काम करते हैं, एक एक करके सारी बातों पे आते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को ग्राफ की मदद से कैसे चेक किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा लिख तो रहे हो ना, लिख रहे हो ना, लिख लेना फटाफट से, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए जरा, देखिए 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 बच्चों, आप लोगों को क्लास 11th का एक ग्राफ याद होगा। हमें फंक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है। अब याद है ना, याद है ना कि जो साइन का जो ग्राफ होता है, आप देखो यहाँ पे 1, यहाँ पर -1, ठीक है। वो कुछ कुछ ऐसे होता है, ऐसे 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 चलता है साइन का ग्राफ, इस तरह से ये ऐसे चलता रहता है साइन। तो ये क्या है, ये है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। अब आप चेक कर लो, अब आप देख लो बेटा, अगर मैं यहां पर x बराबर a ले लेता हूं तो आप चेक कर लो, क्या यहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है? क्या क्या फंक्शन ब्रेक हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या नहीं हो रहा ना? तो ये फंक्शन देखो, क्या यहाँ पे चेक कर लो, चाहे आप यहाँ पर x इक्वल टू बी चेक कर लो, क्या कहीं भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है? क्या तो हमें आज कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट से ही समझना है कि हर एक मतलब कौन से फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। आज सबसे पहले हम समझेंगे कि फंक्शंस कितने तरह के होते हैं लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी में। उसके बाद हमें देखना है कि उनके ग्राफ्स कैसे होते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जो आपका पेपर आएगा एमसीक्यूज बेस्ड, जो एग्जाम आएगा उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। देखिए आप स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टू चेक continuity, I'm sorry, अरे यार, to check continuity of a function by graph। ग्राफ के जरिए हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे देखी जाती है। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो सबसे पहला फंक्शन जो होता है क्लास 9th और 10th में हमने पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल फंक्शन। क्लास 9 10th में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स फंक्शंस। क्या होता है फंक्शंस? देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन, अरे याद करो, अरे याद करो, मुझे दिया होता था इस तरह से px इक्वल टू 5x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1। याद कर लो, कुछ ऐसा ही फंक्शन होता था, कुछ ऐसा ही होता था हमारे पास। हमने क्लास 9th एंड 10th में पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन भी कितने तरह के होते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन भी कितने तरीके के होते हैं बेटा? सबसे पहले होता था हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन, सबसे पहले होता था कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन। आप लोगों को याद होगा वो कुछ कुछ ऐसे होता था भाई। आप चेक करो, यहाँ पर एक वैल्यू दे दी मैंने 7, तो 7 क्या है? 7 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है। बात समझ आ गई? सर दूसरा कौन सा होता था बेटा? दूसरा होता था हमारे पास लीनियर फंक्शन, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन। आपको याद होगा लीनियर फंक्शन किस तरह से लिखते थे हम? px इक्वल टू ax प्लस बी। अगर ax प्लस बी वाली बात नहीं समझ आ रही है तो इस बात को मैं ऐसे लिख देता हूं कि आपने देखा होगा कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते थे,
2x + 5 करके, ऐसे फंक्शंस होते थे। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग लीनियर फंक्शन बोलते थे। क्या बोलते थे इसको हम? लीनियर फंक्शन। उसके बाद पॉइंट नंबर सी, हमारे पास अगला होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन, ध्यान रखना पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं तो बार बार मैं बोल नहीं रहा हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेरा कोई फंक्शन कुछ कुछ मुझे ऐसे दिया हुआ है, ax² + bx + c, कुछ ऐसा फंक्शन होता था। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने लिख दिया x² + x + 1, तो ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और डी, पॉइंट नंबर डी, हमारे पास होता था क्यूबिक फंक्शन। हमारे पास होता था बेटा क्यूबिक फंक्शन, ठीक है। अब क्यूबिक फंक्शन का मतलब, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये क्या है सर? ये एक क्यूबिक फंक्शन है, ये एक क्यूबिक फंक्शन है। यहां तक बात समझ आई? यहां तक बात समझ आई? तो हम लोग कॉन्टिन्यूटी के अंदर सबसे पहले टाइप का फंक्शन देख रहे हैं, वो कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन। हम लोगों ने 9th और 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि पॉलिनोमियल फंक्शन भी बेसिकली 4 तरह के होते थे: कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्यूबिक फंक्शन। अब अगर मैं एक छोटी सी बात यहां पर लिखवा दूं तो आपका भैया डाउट अभी क्लियर हो जाएगा 1 मिनट में। यहां देखो जरा मैं क्या कह रहा हूं, नोट वाली बात पे ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल फंक्शंस, ये फंक्शन है, ठीक है, दैट इज द फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा ही एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं एट ऑल x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। तो हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि पॉलिनोमियल फंक्शन सारे के सारे रियल वैल्यूज पर, सारे के सारे रियल नंबर्स पर हमेशा क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अब एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूं इन सब का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि मैं चेक करता हूं ग्राफ के माध्यम से भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम इसको फटाफट से नोट डाउन करो, फिर स्टार्ट करते हैं इसका ग्राफ वाला पार्ट, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो, उसको जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ने कर लिया होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं। चलिए देखिए, मैंने क्या बोला, अभी हमने स्टार्ट किया है आपके साथ पॉलिनोमियल फंक्शन। सबसे पहला टाइप स्टार्ट किया है पॉलिनोमियल फंक्शन, और अब हम इसका सीख रहे हैं ग्राफ। अब हम सीख रहे हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बेटा सबसे पहले मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया था कांस्टेंट फंक्शन। क्या पढ़ाया था? कांस्टेंट फंक्शन पढ़ाया था मैंने आप, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन पढ़ाया, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। अगर मैं कांस्टेंट फंक्शन के ग्राफ की बात करूं तो आप देखो, ये हमारा y एक्सिस है बच्चे, और ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसे, या तो वो y एक्सिस पे लाई होगा या वो x एक्सिस पे लाई होगा। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमेशा ऐसे ही होता है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए fx = 5 दिया हुआ है। fx का मतलब क्या हो गया? y। fx का मतलब क्या हो गया? y हो गया fx का मतलब। तो 5 कहां पर आएगा भाई? 5 तो कुछ यहीं आएगा, 5। तो ये क्या है? हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो अगर मुझे ये चेक करना है कि इसकी डोमेन और रेंज क्या है, मुझे ये चेक करना है कि ये किस डोमेन और किस रेंज में कॉन्टिन्यूअस होता है, तो मैं देख पा रहा हूं डोमेन क्या है? कोई भी रियल नंबर। भाई आप चेक कर लो, fx = यहां पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर यहां पर हो सकता है।
थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, एक्चुअली थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम था, इसलिए शायद मुझे वहां स्क्रीन में देखना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग मेरे साथ ही जुड़े रहिए, ठीक है। अब आप एक चीज देखो कि जब मैं y बराबर एफ एक्स इक्वल टू कोई रियल नंबर दिया हुआ है, तो इसकी रेंज भी क्या आएगी बच्चे, इसकी रेंज हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर ही आएगा। भाई एग्जांपल के लिए अगर मैंने आपको x इक्वल टू 5 दिया है या y इक्वल टू 3 दिया है, तो क्या 5 और 3 अपने आप 7 या 8 हो जाएंगे क्या? कांस्टेंट रेंज क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इतनी बात समझ आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला आ जाओ, अगले पे आ जाओ। अगला है हमारा लीनियर फंक्शन, अगला है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन। इसका ग्राफ कैसा होता है? अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो देखेंगे बच्चे, एक बार इसका ग्राफ की अगर मैं बात करूं, देखो ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है, x एक्सिस, ठीक है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। आपको याद है ना, हम लोगों ने क्लास 9th में कुछ इस तरह क्वेश्चन पढ़ा था। मान लीजिए मुझे लीनियर फंक्शन बनाना है। अब अगर मान लीजिए मेरे पास कोई वैल्यू है, आपको याद होगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 कोई फंक्शन है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ कुछ ऐसे बनेगा, कुछ कुछ ऐसे बनेगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि लीनियर फंक्शन का ग्राफ ऐसा ही रहेगा, कोई स्ट्रेट लाइन होती है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अगर किसी भी फंक्शन की वैल्यू को ग्राफ पे प्लॉट करते समय हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए तो उसको हम लोग एक लीनियर फंक्शन बोलते हैं। बात समझ आ गई? अब लीनियर फंक्शन को भी आप देख लो, आप चेक कर लो कि जब मैंने इस ग्राफ को बनाया, तो क्या मुझे पेन उठाना पड़ा? नहीं उठाना पड़ा। क्या मेरा ग्राफ कहीं पे ब्रेक हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब लीनियर फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। सर किस डोमेन पे? बेटा हम यहाँ पर डोमेन मतलब x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, और उसकी रेंज भी कोई भी रियल नंबर भी फॉर्म में ही आएगी। यहां तक बात समझ आ गई? तो फटाफट से इसे नोट करो, जल्दी से नोट डाउन करो, बनाओ जल्दी से इसको, जल्दी बनाओ, बनाओ उसको, बनाओ बनाओ बनाओ। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हमारे पास अगला कौन सा फंक्शन है? अगला फंक्शन है हमारे पास क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। मैं आपको क्लियर भी करता रहूंगा कि हम जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वो देखो किस तरह से, मैं बना के भी दिखाऊंगा आपको भी। अब अगला फंक्शन क्या है? अगला फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर करके मेरे पास एक फंक्शन है। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। अब एक चीज देखो, मैंने कहा था डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, और रेंज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वाई। मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही, मान लीजिए यहाँ पर 1 है, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको, एक मिनट, ठीक है। ये 1 है, ये यहाँ -2 है, फिर ऐसे ही 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू अगर 0 रखी, तो बेटा y भी 0 ही होगा। चेक कर लो, 0 0, चेक कर लो। अगर x की वैल्यू 1 रखी तो y भी 1 ही आएगा, x की वैल्यू 1 रखने पर y भी 1 ही आएगा। अगर x की वैल्यू 1% मैंने -1 रख ली तो भी मेरा आंसर 1 ही आएगा। चेक कर लो भाई फंक्शन क्या है। अब x की जगह क्या रखना है मुझे? -1, तो आंसर कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। तो -1 रखने पे फंक्शन क्या आ रहा है? 1। ऐसे ही अगर मैं वैल्यूज को और आगे बढ़ा के देखूं, वैल्यूज को मैं और ज्यादा बढ़ा के आगे चेक करके देखूं, तो देखिए जरा एक बार। मान लीजिए मैंने y की वैल्यू रख ली 2, तो 4 आ गया। और अगर मैंने यहाँ पे रख लिया -2, तो भी आंसर कितना आएगा? 4 आएगा।
तो 2 रखने पे भी आंसर मेरा 4 आ रहा है, -2 रखने पे भी 4 आ रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ कुछ ऐसा बनता है, कुछ कुछ ऐसे ग्राफ बनता है इसका, कुछ कुछ ऐसे। तो आप लोगों को समझ आ रहा है ना कि इसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, 0 से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का या किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पर वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, ये हमें पता है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि इसकी अगर मैं डोमेन की वैल्यू की बात करूं, डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर मैं डोमेन के अंदर वैल्यू देखूं तो मैं यहाँ x की जगह कोई भी रियल नंबर रख सकता हूँ, कोई भी रियल नंबर मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, लेकिन इसकी रेंज क्या रहेगी, मतलब y की वैल्यू क्या रहेगी, आप चेक कर लो, y की वैल्यू 0 भी हो सकती है, लेकिन 0 से हमेशा ऊपर रहेगी, डाउनवर्ड कभी नहीं रहेगी। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक रहेगी, 0 से इन्फिनिटी तक इसकी रेंज रहेगी। इसका मतलब ये फंक्शन किसी भी रेंज और किसी भी डोमेन के अंदर ये हमेशा कॉन्टिन्यूस ही होता है। अब आगे चलते हैं हम एक बार। अब लास्ट क्या रह गया, क्यूबिक फंक्शन, क्योंकि आज पार्ट 1 में हम यहीं पे कवर करेंगे। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट की, जहां पर हम लिमिट की हेल्प से फंक्शन कॉन्टिन्यूटी निकालना सीखेंगे, और 5.1 किस तरह से डील करनी है, 5.1 भी हम उसमें सीखेंगे। अब अगला फंक्शन क्या है, अगला है क्यूबिक, अगला है क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन। अगर मैं क्यूबिक फंक्शन का भी ग्राफ ड्रॉ करूं, क्यूबिक का भी मैं ग्राफ अगर ड्रॉ करने लगूं तो देखते हैं जरा एक बार। थोड़ा सा मुझे अलग टाइप का बनाना पड़ेगा। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स का क्यूब है, एक्स का क्यूब है। अब आप चेक कर लो, अब आप चेक कर लो, मैंने यहाँ पर आपके सामने बना भी दिया ताकि मेरे बच्चों को ये ना लगे कि सर पता नहीं क्या समझा रहे हैं। अगर मैंने y की वैल्यू, अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y भी 1 ही होगा, चेक कर लो, चेक कर लो, y भी 1 होगा, मतलब अगर 1 रखूंगा तो 1 होगा। और अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखी, 1% माइनस रखी, तो बेटा ये भी क्या होगा, ये भी -1 होगा। इसका मतलब अगर मैंने x की वैल्यू -1 रखी तो ये भी 1 ही -1 होगा। ऐसे ही अगर मैंने x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 8 आ जाएगा, और -2 रखूंगा तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो चेक कर लो, 2 रखूंगा तो आंसर 8 आ जाएगा, -2 रखूंगा तो आंसर भी कुछ -8 ही आएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। बात समझ आ गई। तो इसका मतलब अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन में x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, डोमेन में x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और रेंज भी चेक कर लो, रेंज भी रियल नंबर हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। तो रेंज भी क्या हो सकती है सर, रेंज भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो हम लोगों ने एट द एंड कंक्लूजन में क्या सीखा कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, चाहे वो क्यूबिक है, चाहे वो लीनियर है, चाहे क्वाड्रेटिक है, वो हमेशा कॉन्टिन्यूस ही होता है। किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल की बात कर लो, मान लीजिए यहाँ की बात कर लीजिए, ये लो यहाँ की बात कर ली, क्या टूट रहा है, नहीं टूट रहा ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पार्ट 1 समझ आ गया होगा, और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको लेक्चर 2 के अंदर पढ़ाएंगे 5.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है, बाय 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 बाय।